मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आज एक वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुई हूँ। एक लंबा गैप हुआ है, उसके लिए आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज जिस वीडियो को मैं अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे लेकर के आई हूँ वो है मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट। मोड ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने पहले ही समझ लिया है, जो कि मार्क्सिस्ट अप्रोच है, कार्ल मार्क्स का ये अप्रोच है, और उसको इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में हमें समझना है, क्योंकि यूपीएससी में भी सोशियोलॉजी का जो पेपर है और यूजीसी नेट के जो इकोनॉमी एंड सोसाइटी वाला यूनिट है उसमें भी ये टॉपिक दिया गया है, मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट। तो आज हम उसको समझेंगे। ये बहुत लंबा टॉपिक है, लंबा इन द सेंस कि मैंने हर पॉइंट को कोशिश की है कि मैं अपने इस नोट्स में इन्वॉल्व करूं, क्योंकि यूजीसी नेट और मतलब सिविल में तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन पे डिबेट कैसा है, उसको कंटेक्स्ट में लिखिए इंडियन कंटेक्स्ट में। बट यूजीसी नेट में चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरह से पूछ लेंगे नहीं समझ में आएगा। कभी कभी बहुत फैक्चुअल पूछ देता है, कभी कभी कंसेप्ट के बेसिस पे पूछता है। तो मैंने दोनों के ही अकॉर्डिंग इसको पूरी तरह से तैयार किया है। आपका अब कंसेप्ट क्लियर हो जाना है। तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में रहेगा। आज मैं ये पहला पार्ट अपलोड कर रही हूँ, मैंने मतलब किया है मैंने, और आगे चल करके मैं इसका दूसरा पार्ट अपलोड कर दूंगी ठीक इसके बाद। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें हमें पढ़ना क्या है, क्या इशू है मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट के इंडिया में। हम इस पूरे जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 रहेगा वीडियो का, उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ये समझना हमें ज़रूरी है। क्योंकि आप देखते हैं ना कि कोई भी टॉपिक समझना होता है तो हमें ये समझना चाहिए कि हम इस पूरे टॉपिक में पढ़ने क्या जा रहे हैं। अदरवाइज पूरा कंफ्यूजन मचता रहेगा, पूरी चीज़ें हौच पौच होती रहेंगी कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या समझने जा रहे हैं। इस पूरे दोनों वॉल्यूम को देखने के बाद हम क्या समझ पाएंगे, ये पूरी चीज़ हमें जानना है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में कि इन इंडियन कंटेक्स्ट विथ रिगार्ड टू एग्रीकल्चर what is the kind of mode of production that we could observed। हमने इंडियन कंटेक्स्ट में हमने समझना है, ठीक है। इंडियन कंटेक्स्ट में एग्रीकल्चर के फील्ड में, क्योंकि मोड ऑफ प्रोडक्शन इज समहाउ कोरिलेटेड विद द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में किस तरह का मोड ऑफ प्रोडक्शन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ मोड प्रोडक्शन। क्या जो मार्क्सिस्ट देते हैं वही मोड ऑफ प्रोडक्शन हमारे यहाँ भी दिख रहा है, क्या जो यूरोप और रशिया और फ्रांस में मोड ऑफ प्रोडक्शन है क्या वही इंडिया में भी मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इस पे हम समझेंगे। सेकेंड चीज करेंगे कि देयर इज ऑल्सो डिस्कशन ऑफ सेमी फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो इंडिया में माना जाता है कि सेमी फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेमी फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है। There is also a discussion whether from semi-feudal we have gone into capitalist mode of production। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम सेमी फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन से कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। और चौथा कोशिश करेंगे समझने के लिए कॉलोनियल मोड ऑफ प्रोडक्शन। इन सारे एस्पेक्ट्स को हमें समझना है। देखिए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जब भी सोशल चेंज की बात होती है तो मार्क्स ने सोशल चेंज के कंसेप्ट में क्या कहा, मार्क्स ने कहा कि जब जब मोड ऑफ प्रोडक्शन बदला तब तब सोसाइटी बदली, ठीक है, ये मार्क्स ने कहा। मैंने सेपरेट वीडियो मोड ऑफ प्रोडक्शन पे बताया है जो कि मार्क्स ने दिया था उस थ्योरी को। वो आप इससे पहले अगर नहीं पढ़े हैं, मान लीजिए आप नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले व्हाट इज मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मार्क्स, ये जानना हमें जरूरी है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मार्क्स ने मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में क्या कहा। जब वो हम जानेंगे तब तो हम इंडियन डिबेट को समझेंगे ना। डिबेट कब समझेंगे, जब हम कंसेप्ट को समझेंगे। तो प्लीज आप उसे जरूर समझ लीजिएगा। जब आप समझेंगे
तो आप ये जानेंगे कि जो सोसाइटी जैसी रही, हर सोसाइटी में मोड ऑफ प्रोडक्शन अलग था। मतलब कि मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि जो उत्पादन के जो तरीके होते हैं वो अलग थे। कभी हम गुल्ली डंडे से उत्पादन किए, कभी हम कृषि से उत्पादन किए, कभी हम औद्योगिक संरचना को आधार बना करके उत्पादन किए। उत्पादन तो हमने किया, वी ऑलवेज प्रोड्यूस, हमने हमेशा उत्पादन किया, सिर्फ प्रिमिटिव सोसाइटी को छोड़ करके। तो जब भी हम प्रोडक्शन किए, हमारा तरीका जो था प्रोडक्शन का वो अलग था। मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर दोनों चीजें अलग अलग थी। और जब मोड ऑफ प्रोडक्शन बदला तो हमारी सोसाइटी बदली। मार्क्स ऐसा कहते हैं। तो सोसाइटल चेंज के पीछे क्या कॉज है, क्या रीजन है, तो मार्क्स कहते हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। वो मार्क्स का अप्रोच है। अब मार्क्सिस्ट अप्रोच को इंडिया में समझा गया कि क्या मार्क्स ने जो मोड ऑफ प्रोडक्शन बताया है, क्या वही मोड ऑफ प्रोडक्शन इंडिया में भी चल रहा है एट प्रेजेंट। मतलब जब डिबेट चला वो हमें जानना है। हमें ये भी जानना है कि इंडिया में इन रियलिटी क्या है मोड ऑफ प्रोडक्शन, किस तरह का। क्या जो मार्क्स दावा करते हैं कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आ गया है, क्या इंडिया में भी कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, या जो हम फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन से कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की तरफ आए, क्या इंडिया भी इसी ट्रांजिशन पीरियड में है। ये समझना हमें जरूरी है, क्योंकि फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन का नेचर अलग है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का नेचर अलग है। तो क्या इंडिया में पूरी तरह से हम कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में आ चुके हैं, या हम फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में हैं। यही कुल मिला करके डिबेट है। मैं आगे भी ले चलूंगी। डिबेट क्या है असली, कि स्कॉलर्स वर मेनली कंसर्न्ड विथ इश्यूज सच एज रिप्लेसमेंट ऑफ प्री कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन बाय कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर स्कॉलर इस इश्यूज को उठाते हैं कि क्या हम प्री कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन से कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज की फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। प्री कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या हम फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन से कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की तरफ आ रहे हैं। द नेचर ऑफ लेबर, यहाँ पर लेबर का नेचर क्या है। कैपिटलिज्म इन इंडियन इन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि व्यवस्था में पूंजीवाद का क्या महत्व है। ये सारे सिनेरियो को देखेंगे डिबेट में हम। और मेनली जो डिबेट में पार्टिसिपेट किए लोग, मतलब जो धारा बढ़ी मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट की, उसमें अशोक रुद्रा, उत्सा पटनायक, परेश चट्टोपाध्याय, अमित भादुरी एंड निर्मल चंद्रा, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा भी कंट्रीब्यूशन है जिनको मैं अपने नोट्स और अपने वीडियोस में मैं इन्वॉल्व करने वाली हूँ। ओके, तो आपको समझ में आया कि आपको पढ़ना क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। आप क्या समझने जा रहे हैं, ये पढ़ना हमारे लिए किस तरह से ज़रूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। बात हो रही थी कि कैसे हम प्री कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन से कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। मैंने नाम तो ले लिया, बट आपको जरूरी है जानना कि प्री कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है। जब ये दोनों टर्म आप जानेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। प्री कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या होते हैं। लो लेवल ऑफ टेक्निक, सिंपल इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोडक्शन, मतलब जो हम उत्पादन के साधन का इस्तेमाल करते हैं उसका नेचर बहुत सिंपल होता है। सिंपल इंस्ट्रूमेंट से हम प्रोडक्शन करते हैं, मतलब ना बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की ज़रूरत होती है, हम सिंपल इंस्ट्रूमेंट से प्रोडक्शन की कोशिश करते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर बहुत सिंपलेस्ट होता है। सेल्फ सफिशिएंट प्रोडक्शन, मतलब उतना ही उत्पादन करते हैं जितना हमें ज़रूरत है। ठीक है। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन होता है। लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ पावर, मतलब जो सत्ता है वो लोकल लोगों के हाथ में होती है। नॉन मोनेटाइजेशन, मतलब मनी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बार्टर एक्सचेंज सिस्टम चलता है। रेंट इन काइंड रेदर देन रेंट इन मनी, मतलब जो हम देते हैं वो वस्तु के रूप में देते हैं, धन के रूप में नहीं देते हैं। एंड लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण का अभाव होता है। This is pre-capitalist mode of production and we can say that this is feudal mode of production. Okay? जब आप मोड ऑफ प्रोडक्शन में बार विनती कर रही हूँ कि आप मोड ऑफ प्रोडक्शन कार्ल मार्क्स वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा
उसी में यही चीज़ है कि किस तरह से मोड ऑफ प्रोडक्शन बदला। कभी हम स्लेवरी स्टेज में थे, कभी हम फ्यूडल में थे, एशियाटिक में थे, ऐसे ऐसे करके हम कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की तरफ गए हैं। तो यहाँ जो डिबेट है वो फ्यूडल टू कैपिटलिस्ट है, और वी कैन से दैट प्री कैपिटलिस्ट टू कैपिटलिस्ट है। ओके अब कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की क्या क्या क्वालिटी है, तो यहाँ पे फ्री वेज लेबरर। वेज लेबरर का मतलब क्या होता है? फ्री में काम नहीं करना, मतलब कि यहाँ पर हमें जहाँ हमें मजदूरी मिलेगी वहाँ काम करेंगे। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले जमीन पे अगर मेरे बाप दादा काम कर रहे हैं तो उसी जमीन पे आगे वाली जनरेशन भी काम करती थी, मतलब हेरिडिटरी था सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम था। अब क्या है? फ्री वेज लेबरर, हमें जहां पैसा मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, वहां जाकर के काम कर लेंगे। दैट ये मतलब है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का। में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सेल आउट करने के लिए मार्केट की जरूरत है। कैपिटल री इन्वेस्टमेंट मतलब पूंजी को लगाने वाली भी बहुत जरूरत है। अगर पूंजी नहीं लगेगा तो बड़े बड़े कल कारखाने कहाँ से लगेंगे, मशीन कहाँ से लगेगी, इतने इतने मजदूरों को पैसा कहाँ से दिया जाएगा? तो कैपिटल री इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट एक्यूमुलेशन, कैपिटलिस्ट आप जानते हैं सोसाइटी का या कैपिटलिज्म का आप मेन कोर ही जानते हैं कि ये प्रॉफिट पे काम करता है। प्रॉफिट नहीं रहेगी तो कैपिटलिज्म नहीं रहेगा। और क्लास कॉन्ट्रडिक्शन है, यहाँ पर क्लास कंफ्लिक्ट है। ओके तो क्लास कंट्रडिक्शन। आगे बढ़ते हैं, अब डिबेट पे आते हैं, जो हमारा डिबेट है। ठीक है, पहले यहां पर हम वर्ल्ड वाइड डिबेट की बात करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं उस पर बात करेंगे, दो चार नाम मैं बताऊंगी कि वर्ल्ड में ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन पे डिबेट है कि फ्यूडलिस्टिक टू कैपिटलिस्ट, उस पर कैसे चर्चा हुई, और फिर हम लोग इंडियन कंटेक्स्ट में पूरी बात कर रखेंगे। ठीक है, डिबेट क्या है कि द इनिशिएशन ऑफ डिबेट कैन बी कनेक्टेड विद मॉरिस डॉब एंड पॉल स्विजी। पॉल स्विजी एंड मॉरिस डॉब ने इस डिबेट की शुरुआत की, कब की? अर्ली 50s में, मतलब 50वें दशक के शुरुआती स्तर पे इन्होंने बात की। और क्या वो फेज क्या था? ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म दैट अकर्ड इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। वहां पर जो यूरोप में ट्रांजिशन हुआ था, मतलब जो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी थी वो धीरे 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 कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ी थी, और यही डिबेट का मुख्य मुद्दा था। फ्रॉम हियर द डिबेट ऑन द मोड ऑफ प्रोडक्शन हैज स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो 50s में यूरोप में डिबेट शुरू हुआ फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में, यही स्प्रेड करता चला गया पूरी दुनिया में। आगे डिबेट पे और किसने किसने काम किया वर्ल्ड में देखा जाए तो एजी फ्रैंक एंड एमेस्टो लैकोलू ने भी इस पे बहुत ज़्यादा काम किया, और उन्होंने लैटिन अमेरिका और उसके सिनेरियो पे बात की कि वहाँ पर डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, उस पर ध्यान दिया। द डिबेट अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डील्स इन, अब देखिए इंडियन एग्रीकल्चर की बात मैं कर रही हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन आता है आपका। यूपीएससी में भी यही क्वेश्चन आता है कि यूपीएससी में पूछ दिया जाता है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में तो डिबेट है कहाँ पर? जैसे आप लोग पूछते हैं ना कि आंसर राइटिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर अबाउट द कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट क्लियरेंस की बहुत ज़रूरत है। जब आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आप 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। ठीक है, तो जो इंडिया में डिबेट है वो मेनली डिबेट है फ्यूडल और कैपिटलिस्ट के बीच में। कुछ लोगों का कहना है, कुछ विद्वानों का कहना है कि इंडिया जो है वो स्टिल फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी को जी रही है, और कुछ लोगों का कहना है कि ये कैपिटलिस्ट है। दो है, तो जो फ्यूडलिज्म है वो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है और ऑब्लिगेटरी रिलेशंस पे ये चलता है, और जो कैपिटलिस्ट है वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस पे चलता है। आपको पता है, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस पे चलता है तो ये क्लास से कनेक्टेड है, और ये ट्रेडिशनल और ऑब्लिगेटरी रिलेशंस पे चलता है तो ये कास्ट से कनेक्टेड है। तो पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि फ्यूडल जो है वो कास्ट से कनेक्टेड है, जाति से कनेक्टेड है, और जो कैपिटलिस्ट है वो क्लास से कनेक्टेड है, वर्ग से कनेक्टेड है। ठीक है, कंक्लूजन में हम क्या कहते हैं? आप सोचेंगे कि मैडम सीधे कंक्लूजन पे आगे, मैं अभी बता रही हूँ फिर आगे एक्सप्लेन करूंगी। कंक्लूजन में कहते हैं कि
इंडियन एग्रीकल्चर वॉज नेवर प्योरली फ्यूडलिस्ट नॉर प्योरली कैपिटलिस्ट। इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो पूरी तरह से फ्यूडलिस्टिक भी नहीं है और ना पूरी तरह से कैपिटलिस्ट है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, है ना, ना पूरी तरह से कैपिटलिस्ट है। तब क्या है, इट इज अंडरस्टूड इधर एज सेमी फ्यूडलिस्टिक और सेमी कैपिटलिस्ट। हम यहाँ कह सकते हैं कि ये सेमी फ्यूडलिस्टिक है इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम जो है, या सेमी कैपिटलिस्ट है। ठीक है, दोनों ही नाम चलता है। हम सेमी फ्यूडलिस्ट जब कहेंगे तो इसमें फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों के गुण आ जाएंगे। जब हम सेमी कैपिटलिस्ट की बात करेंगे तो अगेन यहाँ पर फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म की क्वालिटीज आ जाएंगे। तो याद रखिएगा कि इंडियन एग्रीकल्चर को सेमी फ्यूडलिस्टिक और सेमी कैपिटलिस्ट माना गया है। नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमी फ्यूडलिस्टिक एंड सेमी कैपिटलिस्ट। सेमी फ्यूडलिस्टिक क्या है? सेमी फ्यूडलिस्टिक मेनली वो एरा है जो इंडिपेंडेंस के पहले था, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में रहा। ठीक है, फ्यूडल एलिमेंट्स वर विजिबल इन एन एक्सटेंसिव नॉन लीगलाइज शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। फ्यूडलिस्टिक सिस्टम में क्या था, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम होता था। शेयर क्रॉपिंग सिस्टम मतलब कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हमें अपने लैंड ओनर्स को देना है, लैंड लॉर्ड्स को देना है। दैट इज कॉल्ड शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। ये फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन डेप्थनेस ऑफ स्मॉल टेनेंट्स, जो स्मॉल टेनेंट्स होते थे, जो छोटे क्या कहा जाता है, बकायेदार या ऐसे जो छोटे छोटे लैंड पे काम करते हैं, उनके पास ऋण वाला जो समस्या है वो रहता था। और जो स्मॉल टेनेंट्स थे उनकी डिपेंडेंसी लैंड ओनर्स पे ज़्यादा रहती है। और जजमानी सिस्टम, जो ऑब्लिगेटरी रिलेशंस की बात मैं कर रही थी, जजमानी सिस्टम मतलब जजमान और कमीन का जो संबंध आपस में रहता है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी के। अब ये सेमी फ्यूडलिस्टिक क्यों हुआ? क्योंकि उसमें कुछ कैपिटलिस्ट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स गए। अब कैपिटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या गए कि ओनरशिप ऑफ लैंड बाय कल्टीवेटर, जो लोग कल्टीवेटर्स हैं उनका ओनरशिप है, मतलब उनका अधिकार है उस जमीन पे। प्रेजेंस ऑफ रूरल मार्केट का प्रेजेंस है। ठीक है, मैं अभी इधर जा रही हूँ क्योंकि इधर आधा पार्ट है। ग्रामीण जो मार्केट है उसका प्रेजेंस है। अमित भादुरी ने बताया है एक आर्टिकल, फ्रंट लाइन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ 1973 में। इनके आर्टिकल का नाम है एन एनालिसिस ऑफ सेमी फ्यूडलिज्म इन ईस्ट इंडियन एग्रीकल्चर। इसमें इन्होंने कंक्लूड किया है कि इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम इज अ सेमी फ्यूडलिस्टिक सिस्टम। ओके, और सेमी फ्यूडलिस्टिक का मैंने बता भी दिया कि किस तरह से सेमी फ्यूडलिस्टिक मतलब कि फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाए। तो फ्यूडलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या पाए जा रहे हैं इधर मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर इस जगह पे, ये जगह पे। और कैपिटलिस्ट के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जा रहे हैं वो है। ठीक है, अब याद रखिएगा, यूजीसी नेट वाले याद रखो कि अमित भादुरी का आता है कि अमित भादुरी ने मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट में क्या माना है। तो अमित भादुरी ने मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट में माना है कि इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो सेमी फ्यूडलिस्टिक है। ओके, अब हम बात करते हैं, जो कुछ लोग कहते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो सेमी कैपिटलिस्ट है। अगेन वही बात है, प्लीज इस चीज को समझिए कि सेमी कैपिटलिस्ट मतलब कि अगेन फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म के कुछ क्वालिटीज आ गई। पहले मैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी के क्या क्वालिटी है वो बताऊंगी। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जो दौर रहा वो सेमी कैपिटलिस्ट का रहा। देखिए, इंडिपेंडेंस के पहले जो सिनेरियो दिखा वो सेमी फ्यूडलिस्टिक का दिखा, और इंडिपेंडेंस के बाद जो सिनेरियो दिखा मतलब वो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जो दिखा वो सेमी कैपिटलिस्ट का दिखा। मतलब यहाँ पर कैपिटलिज्म के गुण थोड़े ज़्यादा हो गए और फ्यूडलिज्म के थोड़े कम हो गए, और सेमी फ्यूडलिस्टिक में फ्यूडलिज्म की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा थी और कैपिटलिज्म की क्वालिटी थोड़ी कम थी। ऐसे हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेमी कैपिटलिस्ट में पर्टिकुलरली जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, जब हमारे 1960 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें आई कि अब हम
चूंकि हमारे यहाँ खाद्यान्न बहुत कम होते जा रहा था। आप ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हिस्ट्री देखेंगे तो आज़ादी के बाद से हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती गई और प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाया। हमारे यहाँ जो गेहूं मेन उत्पादन था वो घटते चला गया। उससे हमें अमेरिका जैसे देशों से गेहूं को लेना पड़ा, ठीक है, इंपोर्ट करके लाना पड़ा, तब जा करके हमारे यहाँ की समस्या का थोड़ा बहुत निराकरण हो पाया, थोड़ा बहुत सॉल्व हो पाया हमारा प्रॉब्लम। तो उसके लिए फिर ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई कि किस तरह से हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के भी बहुत, जैसे जब आप पढ़ेंगे ना पॉलिटिकल पैरालिसिस, अगर ये टॉपिक आप देखते हैं, पॉलिसी पैरालिसिस, कि किस तरह से पॉलिसीज में कमियां आई हैं, जो जो पॉलिसीज हमने अडॉप्ट की उसमें उसके क्या निगेटिव एस्पेक्ट थे। उसमें आप लैंड रिफॉर्म के भी कुछ देख सकते हैं अंश, ग्रीन रेवोल्यूशन का भी आप देख सकते हैं। अभी भी जो नए नए पॉलिसीज अडॉप्ट किए जा रहे हैं उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने बहुत सारे इम्बैलेंसेस देखे सोसाइटी में। सबसे पहले तो हमने जो पोलराइजेशन है बिटवीन, जो एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर का पोलराइजेशन है कि दो क्लास में बढ़ जाना, वो हमने देखा। उसके बाद से हमने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखा कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हाई एल्जिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, इन सब का यूज करने से बहुत तेजी से प्रोडक्शन लेवल बढ़ा, बट उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी देखे गए सोसाइटी में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हमने टेक्निक्स यूज की, हम बहुत हाईटेक हो गए थे, हमने प्रोडक्शन बहुत हाईटेक तरीके से किया था। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ कैपिटलिस्ट एलिमेंट, ये कैपिटलिस्ट एलिमेंट की ही ना क्वालिटी है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से एग्रीकल्चर में हमें कैपिटलिस्ट क्वालिटीज और कैपिटलिस्ट एलिमेंट्स के क्वालिटीज देखने को मिले। जैसे क्या मैंने लिखा है कि यूज ऑफ हायर्ड लेबर, मतलब अब लेबर को हायर करके प्रोडक्शन कराना। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था कि अपने अपने जमीन के सब मालिक होते थे, सब प्रोडक्शन करते थे, सब कंजम्पशन करते थे। सिर्फ ये दो थ्योरी था, उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना कंज्यूम कर सके। अब तो मार्केट वाली बात आ गई। सरप्लस वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर, यही बात जो मैंने बताया है। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने लगा। पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर जैसे चीजों में नहीं होता था, पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने लगा। मतलब कि देखिए, आजादी के बाद भी हमने पढ़ा है ना कि हमारा 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में था, पर वो 70% एग्रीकल्चर का भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं था, क्योंकि हम जितना प्रोड्यूस करते थे उतना कंज्यूम करते थे। ये था कि उतना ही प्रोडक्शन करना है जितना कंजम्पशन करना है। पर धीरे धीरे एग्रीकल्चर का पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में आने लगा। और आज आप कोविड के सिचुएशन में देखिए, जब सारी पार्ट इकोनॉमी के ध्वस्त हुए तो एग्रीकल्चर ने बहुत अच्छा काम किया था। तो अब एग्रीकल्चर जो है वो इकोनॉमी में भी पार्टिसिपेट करने लगी, और इस तरह से ये सेमी कैपिटलिस्ट का ही एग्जाम्पल हुआ, मतलब कैपिटलिज्म का ही एग्जाम्पल हुआ। अब सेमी कैसे है कि इस कैपिटलिस्ट क्वालिटीज के साथ साथ इंडिया के कई हिस्सों में हमें फ्यूडलिस्टिक क्वालिटी दिखाई देने लगा। मतलब स्टिल द फ्यूडल एलिमेंट्स वर एग्जिस्ट, अभी या आर एग्जिस्ट, अभी भी एग्जिस्ट है फ्यूडलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक क्या है, कास्ट बेस्ड ऑब्लिगेटरी रिलेशंस अभी भी है। जैसे जजमान और कमीन का जो रिलेशन है वो कास्ट बेस्ड ऑब्लिगेटरी रिलेशंस, दैट इज द क्वालिटी ऑफ फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी, इट इज स्टिल रिमेन्स इन इंडियन सोसाइटी। Then another quality of feudalism is the bonded labor practice, still exists in India, in some part of India. And the next is informal rural indebtedness, जो हम ग्रामीण को ऋण देते हैं, एक फॉर्मल तरीके से देते हैं जिसमें बैंक वगैरह पार्टिसिपेट करता है, और एक इनफॉर्मल तरीकों से ऋण दिया जाता है, वो जमींदार वाला सिस्टम जो है वो। इसमें रंजित जैन एक है, ठीक है, रंजित जैन, इन्होंने अपने आर्टिकल में आइडेंटिफाइज इंडियन एग्रीकल्चर टू हैव सेवरल कैपिटलिस्ट एलिमेंट्स। तो जहां अमित भादुरी ने सेमी फ्यूडलिस्टिक का दावा किया कि इंडियन एग्रीकल्चर सेमी फ्यूडलिस्टिक है, ये जो हम लोगों ने इधर पढ़ा है यहाँ पर। उसी तरह से रंजित जैन ने बताया कि इंडिया में
कैपिटलिस्ट क्वालिटीज भी बहुत दिख रही है इंडियन एग्रीकल्चर में, मतलब सेमी कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इंडिया में दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर इज रिप्रेजेंटेड एज सेमी फ्यूडलिस्टिक और सेमी कैपिटलिस्ट। मेरे ख्याल से इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यूपीएससी वाले प्लीज सुन लो कि अगर आपको मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट पे लिखना है तो आप इसी तरह से फ्लो में आंसर लिखेंगे, और आगे चल के मैंने कुछ कुछ और के कंट्रीब्यूशन दिया, आप अपने आंसर को रिच करने के लिए वो कंट्रीब्यूशंस भी लिख सकते हैं। और प्लीज यूजीसी नेट वाले सुन लो कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है और आपको फैक्ट भी रटना है। तो सेमी फिडलिस्टिक की बात करेंगे तो सेमी कैपिटलिस्ट वो खुद ही आ जाएगा, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अब के.एल. शर्मा का भी एक स्टेटमेंट है। के.एल. शर्मा ने क्या कहा है कि फ्यूडलिस्टिक एलिमेंट्स हैव केम फ्रॉम विद इन whereas capitalist elements are largely came from outside। जो फ्यूडलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे ऑब्लिगेटरी रिलेशंस है, ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है, बॉन्डेड लेबर है और इनफॉर्मल रूरल इंडेप्टनेस है, ये सारी चीज़ें जो है वो इन है, मतलब अपने यहाँ की हैं। और जो कैपिटलिस्ट एलिमेंट्स इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में दिख रहा है, लाइक जो यूज़ ऑफ टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फॉर्मल इंडेप्टनेस सिस्टम और इन इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं वो आया है बाहर से। बाहर से मतलब क्या आया है, जब हमारे यहाँ कॉलोनीज आई, जब हमारे यहाँ कॉलोनिज्म का दौर आया, हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन करने आए, तो वो ये सारी चीजों को लेकर के आए। ठीक है, आगे बढ़े। इतना समझ में आया आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मतलब ये सारी चीजें आपके अंडरस्टूड को क्लियर करने के लिए कि आपकी किस तरह से अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। अब है ट्रांसफॉर्मेशन रूरल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस कैन बी सीन्ड अप। हमने देखा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो किस तरह से आज़ादी के बाद से इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में, रूरल सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगे। किस किस ग्राउंड पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखा? हमें दिखा कि मैकेनाइजेशन एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हमारा मशीनीकरण होने लगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने लगा। दूसरी चीज क्या हुई कि पेमेंट इन काइंड टू पेमेंट इन कैश, जो हम वस्तु के बदले वस्तु देते थे अब हम वस्तु के बदले कैश देने लगे। मतलब हमारे किसान, हमारे खेत पे जो मजदूर काम करते थे, वो जो खेती करते थे उसका जो प्रोड्यूस करते थे उसका कुछ हिस्सा उन्हें दे दिया जाता था, पर अब लिटरली उनको मजदूरी दी जाने लगी। ठीक है, ये शिफ्ट हमने देखा। तीसरी चीज क्या देखी कि an increase in the use of agriculture labor as a cultivation became more intensive। अब हम लेबर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, अपने खेतों पे हायर कर करके लेबर ला करके रखने लगे। लूजिंग ऑफ ट्रेडिशनल बॉन्ड्स बिटवीन द फार्मर्स और लैंड ओनर्स एज द राइज ऑफ क्लास ऑफ फ्री वेज लेबरर। यही मैंने आपको पीछे भी बताया था कि किस तरह से जो हेरिडिटरी रिलेशंस होते थे कि अगर पिताजी जिस खेत पे काम कर रहे हैं उसी खेत पे बच्चा भी काम करेगा, उसका पुत्र भी काम करेगा। ये जो ट्रेडिशनल रिलेशंस था बिटवीन द फार्मर्स एंड द लैंड ओनर्स, ये ट्रेडिशनल जो बॉन्डिंग थी वो खत्म होने लगी और अब फ्री वेज लेबरर मिलने लगे। मतलब हम जाएंगे किसी भी खेत पे जा करके काम करेंगे और उसके बदले मजदूरी लेकर के आएंगे। दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज एग्जिस्ट, मतलब विल बी गोइंग टू बी सीन डे बाय डे। नेक्स्ट है कि प्रोडक्शन फ्रॉम कंजम्पशन टू प्रोडक्शन फॉर मार्केट। ये चेंज बहुत आया जो मैं रट रही हूँ लगातार कि जो हम प्रोडक्शन करते थे अपने कंजम्पशन के लिए, अब हम प्रोडक्शन करने लगे मार्केट में सप्लाई करने के लिए, टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट। एंड नेक्स्ट, रूरल एरियाज वर बिकम इंटीग्रेटेड इन वाइडर इकोनॉमी की। अब धीरे धीरे जो ग्रामीण क्षेत्र थे उन्होंने भी अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी देना शुरू किया। तो ये इंडिपेंडेंस के बाद से हमारे यहाँ रूरल सोसाइटी और इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में ये चेंजेस दिखने लगे। ओके, अब डिबेट की बात करते हैं। डिबेट मैंने पहले ही बता दिया कि फ्यूडलिस्ट और कैपिटलिस्ट का क्या डिबेट है। अब लोगों के ओपिनियन मैं एक एक करके बताऊंगी, जिसमें एस.सी. गुप्ता का स्टार्ट करके उत्साह पटनायक और रुद्रा, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी ताकि यूजीसी नेट वाले बच्चों को कहीं से भी कुछ पूछ दिया जाए तो आप इस टॉपिक को, मेरे इस 2 वीडियो से तो आपका 100% रेडी हो जाना है। एग्जाम आएगा, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा
तो प्लीज मुझे बताइएगा कि मैडम इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आया। मेरा ये दावा है कि मैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब इन 2 वीडियोस में वो सारी चीजें कंप्लीट हो जानी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि डिबेट कैसे शुरू हुआ। तो सबसे पहले एससी गुप्ता का हमने कंट्रीब्यूशन देखना है कि इन्होंने फार्मर्स को क्लासिफाई किया है, कैपिटलिस्ट फार्मर, मार्केट ओरिएंटेड लार्जर फैमिली फार्म्स एंड स्मॉल होल्डर्स। इन्होंने फार्मर्स को 3 कैटेगरी में बांटा है। मे बी एससी गुप्ता नहीं पूछे जाते हैं, पर अगर पूछ लिए कि एससी गुप्ता ने कितने कैटेगरी में फार्मर्स को बांटा है या उन्होंने कौन कौन सी कैटेगरीज दी है, तो प्लीज माइंड में सेट कर लीजिए। कैपिटलिस्ट फार्मर्स, मार्केट ओरिएंटेड लार्ज फैमिली फार्म्स एंड द स्मॉल होल्डर्स। ओके, आगे बात करते यहां से असली डिबेट शुरू होता है रुद्रा के कंट्रीब्यूशन से। रुद्रा एंड एट ऑल, मतलब उनके साथ और लोग भी कंट्रीब्यूट किए हैं। द डिबेट ऑन द मोड ऑफ प्रोडक्शन गॉट स्टार्ट विद द publication of a study in 1969। 1969 में एक स्टडी होती है। कहां पर यह स्टडी हुई है? बिग फार्मर्स ऑफ पंजाब, पंजाब के बड़े किसानों पर। ठीक है, बड़े किसान मतलब अपने आप मेरे दिमाग, हम सभी के दिमाग में आएगा कि बड़े किसान है, दैट मीन्स कि दे आर रिलेटेड विद कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। वो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन पे इन्वॉल्व होंगे ना, क्योंकि बड़े किसान है तो हाईटेक तरीके से सारे कामों को करेंगे। इसमें काम किया है रुद्रा, अशोक रुद्रा, ए माजिद एंड बीडी तालिब। इन 3 लोगों ने मिलकर के ये एक स्टडी की, बहुत बड़ी स्टडी की, और एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, हिज स्टडी सर्च फॉर द कैपिटलिस्ट फार्मर विच आर आइडेंटिफाई। इनका अब था कि कैपिटलिस्ट फार्मर हैं कि नहीं, कैपिटलिस्ट फार्मर्स को सर्च करना सॉरी। तो कैपिटलिस्ट फार्मर इनके अकॉर्डिंग कौन है? पहले इन्होंने कैपिटलिस्ट फार्मर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया ना कि ये चीजें अगर पाई जाएंगी, मतलब कैपिटलिस्ट फार्मर, मतलब अ कैपिटलिस्ट फार्मर विल टेंड टू कल्टिवेट हिज लैंड हिमसेल्फ रेदर देन इट आउट ऑन लीज। सेकेंड, हायर्ड लेबर इन अ मच ग्रेटर प्रोपोर्शन देन फैमिली लेबर, मतलब ये हायर लेबर ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि कैपिटलिस्ट फार्मर है फैमिली लेबर की अपेक्षा। यूज फार्म मशीन्स वुड बी मार्केट ओरिएंटेड, प्रॉफिट माइंडेड, मतलब वांट हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। मतलब इनके अकॉर्डिंग, अशोक रुद्रा एंड एट ऑल के अकॉर्डिंग, इन्होंने पहले तो कैपिटलिस्ट फार्मर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेम किए कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है कैपिटलिस्ट फार्मर्स में। अब क्या इंडिया में ये कैपिटलिस्ट फार्मर्स पाए जा रहे हैं कि यहाँ स्टिल फ्यूडलिस्टिक फार्मर्स है? फ्यूडलिज्म है या कैपिटलिज्म है? इस कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे इन्होंने फ्रेम करने की कोशिश की और उसमें कुछ वेरिएबल्स लिए इन्होंने। ठीक है, वेरिएबल्स लिए और वेरिएबल्स को कोरिलेट किया आपस में। ये स्टैटिस्टिकल टूल्स को इन्होंने अडॉप्ट किया। कौन कौन से वेरिएबल्स लिए? कि परसेंटेज ऑफ लैंड रेंटेड आउट टू टोटल लैंड ओन्ड, wage payment in cash per acre of farm size, value of modern capital equipment per acre of farm size, percentage of produce market to total produce, cash profit per acre। अब उन्होंने पर एकड़ के अकॉर्डिंग देखा कि परसेंटेज ऑफ लैंड रेंटेड आउट ऑफ टोटल लैंड ओन्ड, कि उनका कुल कितनी जमीन है और कुल कितनी जमीन में से उनकी कितनी रेंटेड जमीन है। ठीक है, पर एकड़ वो कितना वेज पेमेंट करते हैं। वैल्यू ऑफ मॉडर्न कैपिटल इक्विपमेंट्स, जो कैपिटल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं फार्म में, उसकी वैल्यू क्या है। परसेंटेज ऑफ प्रोड्यूस मार्केट टू टोटल प्रोड्यूस, कितना ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और पर एकड़ कितना कैश प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये सारे वेरिएबल्स थे। अब इन्होंने इन सारे वेरिएबल्स को कोरिलेट करना शुरू किया और फाइंडिंग्स क्या पाया कि द स्टडी फाइंडिंग्स पॉइंटेड आउट द निगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। इन्होंने निगेटिव कोरिलेशन पाया, मतलब इनका मानना था कि देयर इज अ एब्सेंस ऑफ क्लास ऑफ कैपिटलिस्ट फार्मर, मतलब इंडिया में कैपिटलिस्ट फार्मर नहीं है। ठीक है, कैपिटलिस्ट फार्मर नहीं है। और सेम ये रिस्पॉन्ड डेनियल थॉर्नर ने भी अपनी स्टडी में दिया है। ठीक है, सेम एज रिस्पॉन्डेड टू फर्स्ट बाय डेनियल थॉर्नर। डेनियल थॉर्नर ने भी अपने स्टडी में यही दिया था कि इंडिया में
कैपिटलिस्ट फार्मर्स नहीं है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं है. सो वी कैन से दैट they conclude from their study that there was no basis to establish the existence of capitalist farms in Punjab. तो इन्होंने अपने कंक्लूजन में क्या दिया कि पंजाब में, चूंकि इनकी स्टडी कहाँ थी, पंजाब में थी, तो पंजाब में कोई भी इस तरह का कैपिटलिस्ट फार्मर्स का एग्जिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है. ठीक, ये अशोक रुद्रा का है, याद रख लीजिएगा. अगेन मैं इसको बता रही हूं आप लोग को, ये वाली लाइन को अशोक रुद्रा के आपको पूरा कर लेना है. ओके, ये समझना है. ठीक, कंक्लूजन कि ये कंक्लूजन क्या दिए कि कैपिटलिस्ट फार्मर इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते. आगे बढ़ते हैं. दे कंक्लूड दैट इन पंजाब एग्रीकल्चर देयर इज not presence of clear polarization into two classes of capitalist and proletarians. मतलब यहाँ पर ऐसे polarization नहीं दिखता है. आगे चल के देखिए रुद्रा का थ्योरी ऑफ टू पोलराइजेशन भी है, टू पोलराइजेशन थ्योरी भी है, और जिसको उत्साह पटनायक ने पॉइंट आउट किया है कि एक तरफ से तो ये पोलराइजेशन नहीं देख रहे हैं और आगे चलकर इन्होंने टू पोलराइजेशन थ्योरी भी दिया है. ओके, वो आगे की बात है. और इसी को उत्साह पटनायक ने स्टैंड आउट किया, मतलब इस पॉइंट को उन्होंने उठाया. अब उत्साह पटनायक आगे क्या कहती है कि हर स्टैंड दैट द रियलिटी ऑफ द प्रोसेस ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट कुड नॉट बी डिनाइड. उनका उल्टा है, वो कहती है कि यहाँ पर कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट को हम पूरी तरह से खारिज कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता है. मतलब जहां अशोक रुद्रा ने कह दिया कि कैपिटलिस्ट फार्मर इंडिया में नहीं पाए जा रहे हैं, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं पाया जा रहा है, आगे चल के उत्साह पटनायक ने जब उन्होंने स्टडी किया है आगे चल करके, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, जो अशोक रुद्रा एंड एटॉल ने इसको पूरी तरह से नकार दिया था, ऐसा नहीं है. यहाँ पर स्टिल कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट देखा जा रहा है. उत्साह पटनायक मेन अटैक वाज ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ रुद्रा. उनका रुद्रा के मेथोडोलॉजी पे एक क्वेश्चन मार्क था, उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया और ये माना कि ये नॉन मार्क्सिस्ट अप्रोच को अडॉप्ट किए थे. ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन को हमको स्टडी करना है तो हमें मार्क्सिस्ट अप्रोच से स्टडी करना होगा, बल्कि अशोक रुद्रा ने मार्क्सिस्ट अप्रोच को अडॉप्ट नहीं किया. ठीक है, आगे चल करके इन्होंने और किस ग्राउंड पे अशोक रुद्रा की थ्योरी को काटा. इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन एन एनालिसिस ऑफ चेंज ओवर टाइम, देयर फोकस वाज एनालाइजिंग डिफरेंस अक्रॉस द फार्मर. इनका कहना था कि अशोक रुद्रा एटॉल को जहां पर टाइम डिफरेंसेस देखना चाहिए था कि एक समय, और मतलब जब भी हम चेंज देखते हैं तो दो समयों में देखते हैं. जब भी हम सोशल चेंज का कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, तो सोशल चेंज हम कब देखते हैं, दो समय के अकॉर्डिंग देखते हैं. एक ये समय और एक समय, उसके बीच में क्या परिवर्तन हुए हैं. तो अशोक रुद्रा एटॉल ने सोशल चेंज को, जो चेंज हुआ है सोसाइटी में, उसको दो टाइम पीरियड में नहीं देखा है. उन्होंने फार्मर्स के जो एक्सप्लोटेशन हुए हैं उसको देखने की कोशिश की है. एंड अनदर पॉइंट पे क्या इन्होंने काटा है कि दे कंफर्मिंग देयर सैंपल टू लार्ज फार्म्स एंड चेक को रिलेशन बिटवीन इंडिकेटर्स ओनली विद इन दिस रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप. और अशोक रुद्रा ने बड़े बड़े फार्म्स को सेलेक्ट किए हैं और उसमें उन्होंने कोरिलेशन देखने की कोशिश की है, और सिर्फ इनका जो स्टडी है ये इसी रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप तक ही है. ठीक है, Utsav Patnaik asserts that the Indian agriculture is largely pre-capitalist, though there exists within a prevailing non-capitalist mode of production a small but growing class of capitalists. देखिए ये इनका कंक्लूजन है. इनका कहना है उत्साह पटनायक का कि पहले इंडिया प्री कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में थी और धीरे धीरे अब हम धीरे धीरे क्लास कैपिटलिस्ट की तरफ भी जा रहे हैं, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की ओर जा रहे हैं. तो देख रहे हैं ना रुद्रा और उत्साह पटनायक के स्टेटमेंट में कितना फर्क है. ओके, आगे देखते हैं कि हाउ एवर द मोड ऑफ प्रोडक्शन इज प्रीडोमिनेंटली प्री कैपिटलिस्ट बिकॉज non-existence of accumulation for the investment and reinvestment, prevalence of personalized relation of dependence between the landowners and landless laborers, and inordinate development of capital in the sphere of exchange. ये mode of production का
जो था इन्होंने बताया, उत्साह पटनायक ने बताया। अब हमजा अलवी और जैरस बैनर का भी हमें पढ़ना है, जो कि अगले वीडियोस में हम इसके आगे के कंट्रीब्यूशंस को देखेंगे। हमजा अलवी और जैरस बैनर के कंट्रीब्यूशन को देखेंगे, AR देसाई के भी कंट्रीब्यूशन को देखेंगे, PC जोशी के भी कंट्रीब्यूशंस को देखेंगे। ये सारे कंट्रीब्यूशन हम आगे मोड ऑफ प्रोडक्शन में देखेंगे। जल्दी ही 2-3 दिनों में नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। तब तक आप इसको पढ़ के अच्छे से समझ लीजिए। और इसके आगे का मैंने और बनाया है, लंबा हो जाएगा वीडियो, यहाँ पे रोकती हूँ और उसके बाद आगे का कंट्रीब्यूशन मैं आपको समझाऊंगी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए और ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का।